नमस्कार. सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमात मी स्वप्ना तुम्हा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करते. आज आपण जाणून घेऊया सायबर फ्रॉड संबंधातील घटना. आपण कुठल्याही माहितीच्या शोधासाठी गुगलच्या सर्च इंजिनपर्यंत पोहोचतो, पण याच सर्च इंजिनमुळे अनेकांचे खिसे रिकामी झाले आहेत. अचूक माहिती मिळावी या उद्देशाने खासगी शासकीय आस्थापनांचे उपलब्ध तपशील बदलण्याचे अधिकार गुगलनी वापरकर्त्यांना दिले आहेत. याचाच फायदा ऑनलाईन ठगांनी घेतला आणि त्यांनी फसवणूक केली. जवळची बँक शाखा, मोबाईल किंवा वीज भरणा केंद्र, सर्व्हिस सेंटर्स, तक्रार केंद्र, हॉटेल्स अशा प्रत्येकाचा पत्ता, संपर्क क्रमांक, अचूक दिशा दर्शवणाऱ्या नकाशासाठी गुगलचा उपयोग होतो. हे तपशील अचूक असावेत यासाठी गुगलने सजेस्ट अँड एडिट हा पर्याय दिला आहे. त्याद्वारे तपशील बदलता येतो. याचाच फायदा घेत ठगांकडून फसवणूक करण्यात येत आहे. ऑनलाईन कर्ज घेण्यासाठी गुगलवर सर्च करणारी मंडळी अशा वेबसाईटला बळी पडतात. अशा संकेतस्थळावरील संबंधित लिंकवर वैयक्तिक माहिती शेअर करताच ठगांकडून कॉल येतो. कर्ज मंजूर होण्यासाठी प्रोसेसिंग फी भरण्यास सांगतात. फी भरताच लवकर पैसे खात्यात जमा होणार असल्याचं सांगून कॉल कट होतो. त्यानंतर ठग मंडळी सुद्धा नॉट रिचेबल होतात. अशा प्रकारे फसवणूक करणाऱ्यांपासून सावध राहण्याचं आवाहन महाराष्ट्र सायबर विभागाकडून करण्यात येत आहे. तेव्हा आपण अजून जाणकार होऊया, सतर्क होऊया आणि ऐकूया आजचा आपला आवडता सायबर क्राईम अलर्ट हा कार्यक्रम. आज आपण ऐकूया सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर विजय असरानी यांच्याशी स्वप्ना देवने केलेली बातचीत. डॉक्टर विजय असरानी जी, आपका साइबर क्राइम अलर्ट इस प्रोग्राम में स्वागत है. नमस्कार. नमस्ते. आज हम साइकोलॉजिकली जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे सर. जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं वो साइकोलॉजिकली किनको टारगेट किया जाता है? देखिए, साइबर फ्रॉड्स जो इतने बढ़ते जा रहे हैं आज के ज़माने में, हम टेक सेवी होने के बावजूद भी मोबाइल पे इतने निर्भर हो गए हैं. हाँ. और हम बगैर जानकारी के किसी को भी अपनी कोई भी निजी जानकारी साझा कर बैठते हैं. पिछले एक साल में आप बिलीव करेंगे 20 लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई है ऑनलाइन साइबर फ्रॉड से रिलेटेड. लगभग 40,000 से ज़्यादा FIR दर्ज कराई गई हैं. अच्छा. साइबर फ्रॉड से रिलेटेड. साइकोलॉजिकल टारगेट्स अगर हम डिस्कस करें कि ये कौन लोग हैं जिनको ये साइकोलॉजिकली फ्रॉड्स टारगेट करते हैं. हाँ. तो देखिए, ये कोई भी हो सकता है. किसी भी आयु वर्ग का इंसान हो सकता है, चाहे वो यूथ हो, कामकाजी महिला पुरुष हो, गृहिणी हो, वृद्ध हो, रिटायर्ड पर्सन हो, या हम लोग उनके लैंग्वेज में बोला जाता है हनीमूनर्स हो. हनीमूनर्स यानी वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं और उस समय आपको कोई भी अगर किस तरीके की भी जानकारी मांग रहा है, बगैर सोचे समझे हम वो जानकारी साझा कर बैठते हैं. तो साइकोलॉजिकली हम किसी भी आयु वर्ग के इंसान को ये चीज़ टारगेट करके उनके निजी जानकारी प्राप्त करके साइबर फ्रॉड हो सकता है. अनजाने में भी होता है सर? ये अनजाने में भी हो जाता है और डेफिनेटली अनजाने में ही हम कहेंगे, क्योंकि हम अगर अपने काम के आज में व्यस्त हैं और हम अपने उस काम के आज के चलते जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, उसमें ध्यान ना देते हुए किसी की भी बातों में आकर अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं तो वो अनजाने में ही कहेंगे. पर वो तो सोच समझ के जानबूझ के हमसे ये जानकारी निकलवा रहे हैं जी. जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है उसके लिए अनजान है वो. हाँ. व्यक्ति अनजान है. हाँ. और जो कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है. जी जरूर. सर, स्त्रियों की साइकोलॉजी और पुरुषों की साइकोलॉजी क्या ये समान होती है और इन सब के फ्रॉड्स कैसे होते हैं? देखिए, हम जेंडर बायस नहीं होंगे. डेफिनेटली किसी के भी साथ में हो सकता है वो. हाँ. चाहे महिला हो या पुरुष हो. हाँ. हाँ, अगर आप बोलेंगे कि जो थोड़ा कम ध्यान देते हैं या थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उनके साथ ये फ्रॉड करना थोड़ा आसान हो जाता है. अच्छा. गृहिणी महिलाएं हैं जिनको आजकल जो टेक सेवी नहीं है उनके साथ ये फ्रॉड्स थोड़ा आसान हो जाता है. उनको अपनी बातों में लाना, उनसे कोई भी निजी जानकारी ले लेना, जैसे सिर्फ एक OTP दे के ही आपके साथ में आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लिया जाता है जी. तो वो महिलाओं के साथ में हो सकता है. अगर हम जेंडर बायस फिर भी नहीं होंगे, वो पुरुष के साथ भी हो सकता है. अच्छा. बट ये सिर्फ होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड. हाँ. कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चल रहे हैं, आप साइकोलॉजिकली स्टेबल तरीके से चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं जी. पर ये किसी के भी साथ हो सकता है. अच्छा.
डॉक्टर विजय असरानी सर, कौन आसान तरीके से टारगेट हो सकता है इसमें? जैसे अभी मैंने कहा कि कोई भी जो उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ नहीं है, आजकल आज के ज़माने में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत आम शब्दों में इस्तेमाल कर लिया जाए। चाहे स्कूल लेवल से लेकर यूथ हो या बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, वृद्ध हो, किसी के भी साथ ये एंजाइटी हो रही है। हम काम काज में इतने व्यस्त हैं, हम सिर्फ गृहिणियों की बात नहीं करेंगे, हम कामकाजी पुरुष और महिला की भी बात करेंगे। वो अपने काम में व्यस्त हैं और अचानक से उनको कोई कॉल आता है और उनको ये बोला जाता है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, उसकी एक्सपायरी हो रही है, या आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपको सिर्फ तुरंत में एक ओटीपी आएगा ताकि वो अपग्रेड हो जाए और वो सिक्योर हो जाए। और वो उस समय अगर वो समझ नहीं पाते कि ये सच में एक फ्रॉड कॉल है या कोई बैंक ऑफिशियल बात कर रहा है, और वो अगर अपना ओटीपी भी साझा कर बैठते हैं तो उस समय उसके साथ में ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है। फिर वैसे ही अगर आप किसी गृहिणी या कोई रिटायर्ड बुजुर्ग के साथ में ये कहें तो उनके साथ भी ये आसान है। वो घर बैठे भी लोगों को बहुत सारा स्ट्रेस और एंजाइटी होता है, काम में व्यस्त होते हैं, तो वो ये चीजों के बारे में सोच नहीं पाते और वो इतने प्रोफेशनल तरीके से फ्रॉडस्टर्स ये बात करते हैं और इतने अच्छे तरीके से आपके साथ व्यवहार करते हैं कि आप भी उनकी बातों में आकर अपनी निजी जानकारी दे बैठते हैं। तो ये फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है। जी सर, अक्सर हम देखते हैं कुछ सर्च करते समय गिफ्ट हैम्पर्स हमें दिखता है या फिर कुछ ऑफर्स आते हैं, तो उससे भी ये फ्रॉड हो सकता है क्या? जी, अब हम डिस्कस करते हैं डिजिटल फ्रॉड के एग्जाम्पल्स आज कि ये कौन से तरीके से हम लोगों को फंसाया जाता है या हम लोगों को उकसाया जाता है कि हम वो कार्य करें और अपनी जानकारी साझा करें। हम पॉइंट वाइज लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स। आजकल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हम लोगों को कि हमने जितनी शॉपिंग की उसमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अभी अगर किसी हैकर ने आपका क्रेडिट कार्ड हैक किया है और उसको वो पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो जो पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपको कॉल करके बोल सकते हैं कि आपका ये जो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स होते हैं उनकी एक लिमिट होती है। ज़्यादा करके 1 साल के भीतर हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ पॉइंट्स 6 महीने के लिए होते हैं, कुछ 1 महीने के लिए भी होते हैं। वो आपको बोलते हैं कि आपके ये पॉइंट्स एक्सपायर होने वाले हैं, आपको अगर इनको अपग्रेड करना है या उसका एक्सटेंड करना है, जो कि होता नहीं है। लेकिन जिनको जानकारी नहीं होती है वो इस तरीके की बातों में लाकर उनके वो डिटेल्स ले लेते हैं कि आपको हम अपग्रेड कर देते हैं और वो पॉइंटर्स आपका इस्तेमाल आप आगे भी कर सकेंगे बोल के वो आपको पूरी निजी जानकारी ले लेते हैं। तो इससे लोगों का नुकसान हो सकता है कि वो आपके क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं, जो मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा एक पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आ जाते हैं, अभी अब लेटेस्ट में बहुत चल रहा है मूवी रिव्यू रेटिंग्स। आजकल जो नई नई मूवीज लगती हैं, किसी ने अगर देखा है आपको तो इवन ऑनलाइन रिव्यूज भी बताया जाता है और SMS के जरिए आपको लिंक भेज दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि अगर आपने ये मूवी को रिव्यू किया तो आपको इसका रेटिंग के लिए पैसे मिलेंगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। और उसके लिए आप रेटिंग के लिए और जो पैसे मिलते हैं उसके लिए आपको अपना बैंक का डिटेल्स देना पड़ेगा। तो वो मूवी रिव्यू रेटिंग के लिए आपका डिटेल्स तो ले लेते हैं, पैसे आने के बदले पैसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं। तो ऐसा फ्रॉड भी हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल लूंगा मैं। इवन नागपुर सिटी में MSEB के नाम पे भी लोग कॉल्स करके लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक महिला को एक कॉल गया कि हम MSEB से बात कर रहे हैं, आपका बिल पेमेंट नहीं किया हुआ है, आपको अगर आज आपने बिल पेमेंट नहीं किया तो हम आपके इलेक्ट्रिसिटी आज कट करके जाएंगे। और वो महिला उस समय अपने काम के लिए बाहर गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ, आप प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी कट मत कीजिए, मेरे घर में मेरे बुजुर्ग माता पिता रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, और उनको एकदम प्रॉपर MSEB की साइट का एक फॉर्म भेज दिया गया, उसमें लिंक भी था और प्रॉपर उनका बिल भी अमाउंट अटैच था। उनको बोला गया कि आप ये फॉर्म भर दीजिए और वो नीचे दिए गए लिंक में जाके आप पैसे भर दीजिए। और वो महिला ने हड़बड़ाहट में बगैर सोचे समझे वो डिटेल्स कर लिए। वो अमाउंट तो उनके अकाउंट से गया ही, दूसरा अमाउंट भी उनके अकाउंट से हैक करके विड्रॉ कर लिया गया। तो ऐसा भी हो रहा है। सोच समझ के किसी भी लिंक्स पे आप क्लिक करें और किसी भी अननोन सोर्सेस से आए हुए लिंक्स पे आप अपनी जानकारी साझा ना करें। जी, तो ये भी हो रहा है।
दूसरा, अभी आपका वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड भी लोगों को बहुत टारगेट किया जाता है। आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे विज्ञापन मिल जाएंगे जहां आपको वर्क फ्रॉम होम, चाहे फिर वो यंगस्टर्स हो या गृहिणी हो, महिलाओं को भी काफ़ी टारगेट किया जा रहा है कि आप घर बैठे बैठे अपने समय अनुसार कुछ घंटों के लिए काम करके आप 8,000 से लेकर 20,000 तक पैसे कमा सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे विज्ञापन दिए जाते हैं। उसमें पहले तो वो आपको पैसे भेजते हैं कुछ कामों के लिए, कि आपको वर्क फ्रॉम होम में भी ऐसे बहुत सारे रहते हैं, मूवी रेटिंग से रिलेटेड जैसे अगर एक हो गया तो उसी तरीके से काफ़ी सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स से रिलेटेड भी काम बताए जाते हैं। अच्छा। अब उसमें पेमेंट के लिए आपको आपका बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा। हाँ। एक दो बार वो आपको पेमेंट्स करते भी हैं ताकि आपको उस साइट्स पे भरोसा हो जाए, उन मोबाइल नंबर्स से जिससे आपको ये ऐड आ रहा है उन पे भरोसा हो जाए। उसके बाद आपको आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं वो अकाउंट को हैक करके। तो ऐसा भी हो रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जिस तरीके के भी विज्ञापन है, सोच समझ के उन विज्ञापन का पूरी जानकारी निकालने के बाद ही अपनी बैंक डिटेल्स उनके साथ शेयर करें जी। ये हो गया। और एक एग्जाम्पल आ रहा है हम लोगों का एटीएम कार्ड ब्लॉक। ये एटीएम मशीन में क्या करते हैं, कुछ जहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होता, आपका कैमरा नहीं लगे हुए हैं, गार्ड नहीं है, उन एटीएम कार्ड के मशीन्स में ऐसे कोई ग्लू लगा देते हैं कि आप अगर अपना एटीएम पैसे विड्रॉल करने के लिए गए, आपने कार्ड इंसर्ट किया, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है या अटक जाता है वहाँ पे। अच्छा। और उसी मशीन पे ऊपर वो एक छोटा सा स्ट्रिप में अपना मोबाइल नंबर कि ये एटीएम कार्ड ब्लॉक का ये जो अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है या अटक जाता है तो उसके लिए एक मोबाइल नंबर दे दिया जाता है कि आप यहाँ संपर्क करें। और फिर वो संपर्क करते हैं तो उनको वो कोई बैंक का ऑफिशियल नंबर नहीं होता, ये किसी फ्रॉडस्टर का नंबर होता है। ये लेटेस्ट में काफ़ी सारे जगह हो रहा है, इवन नागपुर में भी हुआ है ये। उनको कॉल करते हैं ये, तो वो बोलते हैं हाँ हम बैंक ऑफिशियल हम बैंक की तरफ से ऑफिशियल बात कर रहे हैं, आपका कार्ड अगर यहाँ ब्लॉक हो गया है तो ठीक है, आपको उसको रिलीज करवा देंगे हम कल मॉर्निंग तक, मगर आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि ये आपका ही कार्ड है। और वो आपसे आपका कार्ड नंबर, आपका ओटीपी पिन, वो सब ले लेते हैं और वो आपका पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है। और आप जब अगले दिन जाते हैं बैंक में तो वो बैंक में आपको ऑफिशियल्स बोलते हैं हमारा ये ना नंबर है और न ही हम लोग उनके ऑफिशियल्स का कोई कॉल आया था। तो किसी भी नंबर पे आप कॉल ना करें। अगर आपका ऐसा एटीएम कार्ड ब्लॉक हो भी जाता है या अटक जाता है तो आप किसी का भी कॉल भी रिसीव करते हैं तो आप खुद से बैंक में जाके ही वो कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। अच्छा। अननोन सोर्सेज से या किसी को जिनको आप जानते नहीं हैं उनको टेलीफोनिकली ये कॉर्ड अनब्लॉक करने के लिए या आप कोई भी अपनी निजी जानकारी उनके साथ साझा ना करें। सर अगर कार्ड हमारा अटक जाता है तो उस समय हम क्या करें? हम आप अपने बैंक से पहले तो हमको अपनी बैंक की डिटेल्स और जो टेलीफोन टोल फ्री नंबर्स है वो अपने पास घर में लिख के रखना चाहिए। अच्छा। अगर इस तरीके की कोई वारदात आपके साथ होती है तो तुरंत आप अपना कार्ड ब्लॉक करवा दीजिए, वो टोल फ्री नंबर्स में जाके, ना कि कोई पर्सनल किसी का मोबाइल नंबर दिया हुआ है वहां पे। अच्छा। वो उन कार्ड ब्लॉक्स किसी भी पर्सनल मोबाइल नंबर्स पे, चाहे वो बैंक ऑफिशियल का ही क्यों ना हो, नहीं होता है। अच्छा। या तो आपको बैंक में जाके वो करवाना पड़ता है या आप टोल फ्री नंबर पे ही उसको करें जी, ताकि आपका कार्ड सिक्योर रहे। और सर हमारे साथ अगर ऐसा कुछ फ्रॉड होता है तो हमें क्या करना चाहिए? कहाँ पर कॉल करना चाहिए? हाँ, हम एक नंबर है नेशनल साइबर क्राइम से रिलेटेड जो हेल्पलाइन नंबर है 1930। हाँ। आप इस नंबर पर अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवा सकते हैं जी। और cyberfraud.gov.in जो एक साइट है, हाँ। वहां पर जाके आप अपनी कंप्लेंट्स भी रजिस्टर करवा सकते हैं। cybercrime.in भी है, उस पर भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। सर बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने सर। साइबर क्राइम अलर्ट प्रोग्राम, और आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर विजय असरानी इनसे। सर अभी मैं ये पूछना चाहूंगी, ऑनलाइन गेम्स जो है जो बच्चे बहुत खेलते हैं जी, तो साइकोलॉजिकली उनको वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? जी, ये ऑनलाइन गेम्स का चलन बहुत बढ़ गया है। स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज यूथ तक आजकल दिन रात बस मोबाइल पे गेम्स खेलते रहते हैं जी। आजकल उन लोगों को एक ये इजी शॉर्टकट अर्निंग मनी सोर्स करके भी उन लोग को लालच दी जा रही है, और वो इतने अच्छे एनिमेशंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो कार्टून से रिलेटेड हो या फिर वो फाइटर से रिलेटेड हो, जितने भी हो उनको वो बहुत अट्रैक्ट करता है।
ये एक आदत डलवाई जा रही है उन लोगों को, एडिक्शन कहा जाएगा इसको, साइकोलॉजिकल एडिक्शन हो जाता है उन लोगों को। पैसों का तो मैंने कह दिया, एक अर्निंग सोर्स उन लोगों को, छोटा छोटा पॉकेट मनी से रिलेटेड उनको एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर आपने इतना पॉइंट्स बना लिया या ये लेवल क्रिएट किया, क्योंकि गेम्स में अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3 4, अगर आप लेवल्स बढ़ाते जाते हैं तो आपको उतना पैसा मिलेगा। तो वो बच्चों को ये भी एक अट्रैक्ट करता है कि हमको ये लेवल्स के बाद में पैसा मिलेगा, हम अपना पॉकेट मनी अर्निंग करते जाएंगे। तो एक वो माध्यम हो गया है कि यूथ को ये टारगेट किया जा रहा है। और दूसरा, इन लोगों को अट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी एकदम वाइब्रेंट कलर्स और वाइब्रेंट एक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है कि वो बच्चों से अट्रैक्ट हो, और वो इतने आदी और एडिक्ट हो जाते हैं इसके कि वो ये छोड़ नहीं पाते एक लेवल के बाद में। तो ये बहुत ज़्यादा, इवन ये गेम्स आजकल ग्रुप्स में भी खेले जाते हैं। जैसे आप, अगर आपने ये ऑनलाइन होता है, आप उसमें अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवा सकते हैं, और यूजुअली ये फ्रेंड ग्रुप्स के साथ में भी खेलते हैं, इवन अननोन पर्सन्स के साथ में भी आप खेल सकते हैं। पूरे दुनिया में बैठ के आप कहीं पे भी, एक पर्सन नागपुर में है अगर, तो एक आप फॉरेन कंट्री में हो या हमारे देश के किसी भी शहर में बैठा हो, और वहाँ उनके साथ में मिल के ये गेम्स खेलते हैं। तो आजकल ग्रुप गेम्स में भी बहुत ज़्यादा इनमें चलता है कि कॉम्पिटिशन्स चलते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ में करेंगे और मिल के गेम खेलेंगे। तो जैसे अगर आप दोस्त दूर बैठे हैं, साथ में नहीं खेल रहे हैं, पहले के ज़माने में बच्चे साथ में मिलके खेला करते थे, आज टेक्नोलॉजी के ज़माने से वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, भले वो बैठे अपने अपने घरों में हैं लेकिन साथ बैठ के गेम्स खेल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट बनाता है उनको कि हम अपने मित्र के साथ में गेम खेल रहे हैं, भले हम फिजिकली उनके साथ नहीं हैं लेकिन हम उनके साथ में इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो वो गेम्स खेल के इस तरीके से एडिक्शंस लग रहा है। और अगेन इन गेम्स को भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रमोट करने लगे हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस अगर ये गेम्स को उनको खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो वो दिन रात बस इसी में लगे हुए रहते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा, पिछले साल में मैं पर्सनली कम से कम 18 ऐसे बच्चों को काउंसलिंग कर चुका हूं जो लगभग अपना स्कूल जाना तक छोड़ चुके हैं ये गेम्स खेलने के माध्यम से। उनके पेरेंट्स इतने परेशान हैं, हाँ उनको पता है, उनके पेरेंट्स ही उनको मेरे पास लेके आए। ये मैं नागपुर सिटी और आजू बाजू के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इवन 2 खापड़खेड़ा के थे, सावनेर के थे, कामटी, वर्धा और नागपुर सिटी, और बड़े बड़े बैंक ऑफिशियल और बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं ये। और वो इतनी लत लग जाती है उनको, वो इतने जिद्दी हो जाते हैं कि वो स्कूल बंक करना स्टार्ट कर देते हैं, रात भर गेम खेलते हैं और अगले पूरे दिन ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में सारा दिन सोते हैं। तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले तो पेरेंट्स ही उनको ये कम उम्र में मोबाइल लेके दे देते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते, अपने काम काज में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको मोबाइल खेलने दे देते हैं, और ये एकदम एडिक्शन पड़ जाता है उनको। क्या उनको टास्क दिया जाता है अलग अलग? उनको अलग अलग टास्क मिलते हैं, लेवल्स मिलते हैं खेलने के, और वो इतने एडिक्ट हो जाते हैं, वो खाना पीना भूल जाते हैं, और पूरी तरह से ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। अच्छा। जो कि यार पेरेंट्स को समझना चाहिए कि एकदम से यंग बच्चों को सारा दिन मोबाइल का इस्तेमाल करने ना दें जी। तो उस वजह से ये गेम्स और बेटिंग जो चल रहा है एक्चुअली वो यूथ टारगेट बेस चल रहा है। तो इसीलिए ये सोच समझ के हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से आदत पड़ जाती है। जी जी। साइबर क्राइम अलर्ट प्रोग्राम, और आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर विजय असरानी इनसे। सर, जो ऑनलाइन जो ट्रैप्स हो रहे हैं, इस प्रकार की जो साइट्स होती हैं, उसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ सुविधा की है क्या? हाँ, सरकार की तरफ से देखिए ये कोई इलीगल एक्ट नहीं है। अगर गेम्स चल रहे हैं तो ये तो एक आदत की बात है। हाँ, जहाँ आगे चल के फाइनेंशियल एडिक्शंस हो रहा है लोगों को, हाँ उससे रिलेटेड डेफिनेटली हमने पिछले टॉक में भी डिस्कस किया था। सरकार ने लगभग 232 ऐसे ऐप्स है जिनको बैन किया था पिछले कुछ दिनों में, जो धीरे धीरे ये गेम्स और बेटिंग के माध्यम से इलीगल एक्ट्स कर रहे हैं। इलीगल एक्ट्स जैसे आपको आदत लगाते हैं कि आपको पैसा मिलेगा इसके बदले, और आपके अकाउंट्स हैक करके आपके अकाउंट्स में से पैसे विड्रॉल भी कर दिए जाते हैं। जी जी। तो डेफिनेटली सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये पर्सनल चॉइस है। ये कोई ऐसा
जुआ नहीं है कि आप फाइनेंशियली पैसा लगा के गेम खेल रहे हैं, ये एक एडिक्शन की बात है। चाहे वो साइकोलॉजिकली यूथ हो या बड़े बुजुर्ग हो, गेम्स खेलने की आदत किसी को भी पड़ सकती है। तो ये हमको पर्सनल लेवल पे जाके इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, जितना हो सके इसकी आदत ना पड़ने दें। अगर हम इसको कंट्रोल कर पाए तो ये यूथ डेफिनेटली जो आगे ये चीज़ की तरफ बढ़ रहा है उसको रोका जा सकता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। डॉक्टर विजय असरानी सर, आप जाते जाते हमको और हमारे श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा सिक्योर रहें, क्योंकि ये हम लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा है। चाहे फिर वो यूथ के पेरेंट्स की बात करे जाए तो उनकी भी मेहनत की कमाई का पैसा है। हम अपने हार्ड एंड मनी को इस तरीके से ना गंवाएं, थोड़ा सा अलर्ट रहें, साइकोलॉजिकल ट्रैप होने से बचें, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें। अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं और इस तरीके के कॉल्स या हम लोगों को लिंक्स आते हैं उसको हम सोच समझ के इस्तेमाल करें तो हम ये जो साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। तो बी अलर्ट, बी सिक्योर, बी सेफ। जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विजय असरानी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। वेलकम। डॉक्टर विजय असरानी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और इससे हमें और हमारे श्रोताओं को अवश्य लाभ होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और अब साइबर क्राइम अलर्ट इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विजय सिंह राजपूत के साथ मैं स्वप्ना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।